नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको समुच्चय बोधक टॉपिक पढ़ाना प्रारंभ किया था, जिसके दो खंड थे, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। तो मैं समानाधिकरण पढ़ाते समय आपको उसके चार प्रकारों में से दो प्रकार, एक है आपका संयोजक और एक है आपका विभाजक, इनके बारे में जिक्र कर चुका था। अब हम बात करते हैं समानाधिकरण के अंतर्गत तीसरे प्रकार के बारे में। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि इस कक्षा को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप समुच्चय बोधक अव्यय की पहली क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। अगला है विरोध दर्शक। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, विरोध दर्शक अर्थात विरोध दर्शाया जाएगा। किस प्रकार का विरोध? तो एक बार इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से अर्थ का विरोध प्रकट हो तब वह विरोध दर्शक कहलाता है। संयोजक द्वारा पहले वाक्य से अर्थ का विरोध प्रकट हो तब वह विरोध दर्शक कहलाता है। जैसे पहले सी बात को समझते हैं आगे पढ़ने से पहले। जैसे लिखा है कि रमेश ने बहुत प्रयत्न किया परंतु असफल रहा। देखो, बहुत प्रयत्न का तात्पर्य है सफलता, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बावजूद असफल रहा, बहुत प्रयत्न फिर भी असफल रहा, तो इसका ये विरोध कर रहा है। हालांकि पहचान का तरीका एक और है, अभी उसका भी डिस्कस करेंगे, पहले परिभाषाएं समझ लेते हैं। देखो, छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु छात्र पिछड़ते रहे, तो क्या ये क्लियर नहीं हुआ कि आगे बढ़ना का विरोधी हो गया पिछड़ना? स्पष्ट हुआ ना? तो वही बात यहाँ पे। लेकिन क्या है कि भाषा को समझना उतना सामान्य नहीं होता है, तो इस तरह से पहचान पाना आपके लिए थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो हम बात करते इसके सरल और सामान्य तरीके की। तो देखो, सबसे पहली बात तो शब्द किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, मगर, वल के आदि शब्द मिले तो समझ जाना कि विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इतना बड़ा विकल्प मिलेगा नहीं, केवल विरोध दर्शक से काम चल जाएगा। अब देखो समझो, दूसरी पहचान है कि बाकी में अल्प विराम या अर्ध विराम लगा मिला करेगा। यह तो सही है, कॉमा या सेमी कॉमा या अर्ध विराम। ठीक है, जैसे यहां देखो अर्ध विराम लगा हुआ है कि नहीं, और यहां देखो अर्ध विराम लगा हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल सामान्य है। वाक्य में दोनों उपवाक्यों के मध्य विराम या अर्ध विराम लगा मिले, तुरंत समझ जाना को है क्या है, विरोध दर्शक। मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए इसके चौथे प्रकार पर जो है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक कोई बात है, सबसे पहला काम शब्द को पहचानिए। परिणाम दर्शक क्या लिखा है कि इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है, कोई न कोई परिणाम बताता है। जैसे इसीलिए शब्द हुआ, अतः शब्द हुआ, अतएव शब्द हुआ, फलतः शब्द हुआ, परिणामतः शब्द हुआ। अगर ये शब्द आपको कहीं भी मिले तो आप तुरंत समझ जाया करना कि यह परिणाम दर्शक। जैसे यहां समझते हैं कैसे हुआ। देखो, चुप हो जाओ नहीं तो दंड मिलेगा, मतलब चुप न होने का परिणाम क्या है, दंड। चुप न होने का परिणाम दंड। तो पहचान का ऐसे नहीं तो नौकर ने चोरी की थी इसीलिए चोरी की, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसे निकाल दिया गया। ठीक है, मेरा कहना मानो अन्यथा, तो मेरा कहना मानो, न मानोगे तो बाद में पछताओगे। तो घटनाएं जो दी जाएंगी उनसे संबंधित परिणाम आपको दिए जाएंगे, करने का परिणाम अथवा न करने का परिणाम। मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूं? चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहली बात समानाधिकरण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समान अवयवों को जोड़ते हैं। जैसे शब्दों से शब्द जोड़े जाएंगे,
उपवाक्यों से उपवाक्य जोड़े जाएंगे, वाक्य से वाक्य जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां क्या है और व्यधिकरण में कि जिन शब्दों से किसी प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, मतलब प्रधान वाक्य से जोड़े जाएंगे आश्रित उपवाक्य। कैसे? जैसे यहां देखो कुछ शब्द हैं, जैसे है यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, अतएव, क्योंकि, यानी, अर्थात। लेकिन वही बात है कि ज्यादा डिस्कस अभी करूंगा नहीं, कारण के इनके प्रकारों की बात करूंगा ही करूंगा। तो जो भी इनके चारों प्रकारों में उदाहरण पढ़ेंगे वो सारे के सारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो हम ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे डिटेल में जाना ही जाना है। चलिए आगे बढ़ता है। तो व्यधिकरण का पहला प्रकार है कारण सूचक। देखो, तो कारण सूचक अर्थात कारण पता चलेगा, चाहिए। जैसे इस अव्यय से आरंभ होने वाला वाक्य अपूर्ण का समर्थन करता है, कारण बताता है। जैसे क्योंकि शब्द हुआ, चूंकि शब्द हुआ, इसीलिए शब्द हुआ, जो कि शब्द हुआ, ताकि शब्द हुआ, अतएव शब्द हुआ, क्यों हुआ, काहे को शब्द हुआ, इनके द्वारा कारण। लेकिन मेन पहचान है अधूरापन झलकने की ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे अजय को बुखार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल न जाने का कारण अजय को बुखार है। वह क्यों भाग रहा है? कारण नहीं पता। भारत देश महान है, कारण बताइए। यहाँ विविध संस्कृति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पहले उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य में क्या दिया जाया करेगा? कारण। तो अगर कारण विद्यमान है तो क्या कहेंगे? कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर मेरी बात? चलिए अगला है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखो, इस अव्यय वाक्य के द्वारा पूर्व वाक्य की घटना के द्वारा उत्तर वाक्य यानी बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत प्राप्त होता है, उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात क्या होगी? पहले के वाक्य में दिया जाएगा आपको उत्तर वाक्य की घटना का संकेत, पहले के हिस्से में वाक्य के दूसरे हिस्से का संकेत दिया रहेगा। जैसे यहां समझना है, यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई। यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई। तो क्या हुआ कि बारिश हुई है लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। मैं आपको एक सिंपल बात समझा देता हूं। अंग्रेजी में आपने पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल शर्त वाले वाक्य, यदि अथवा यद्यपि वाले वाक्य। अगर ऐसे वाक्य मिले तो समझ जाया करना संकेत सूचक है। अंग्रेजी में जो कंडीशनल है हिंदी में वही संकेत सूचक है। सिंपल। जैसे और समझ लो, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो गांव से चले जाओ। यदि लगा हुआ मिला कि नहीं मिला? चाहे कोई कितना भी धनी हो तो भी चरित्र के बिना सम्मान नहीं पाता। तो ये बात है कि दूसरे उपवाक्य में वह संबंधित किया गया है पहले उपवाक्य से। जैसे सिंपल क्या पढ़ा तुमने? पूर्व वाक्य की घटना के द्वारा उत्तर वाक्य की घटना का संकेत प्राप्त होता है। बारिश हुई, गर्मी कम नहीं, इसी से तो रिलेटेड हुआ। भला चाहते हो गांव से चले जाओ, इसी से तो रिलेटेड हुआ। कितना भी धनी हो चरित्र के बिना सम्मान नहीं पाता, इसी से तो रिलेटेड हुआ। तो ये पहले खंड से जब दूसरा खंड संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो, अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंस जिसको कहते हैं, हिंदी में उसी को संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की। तीसरा है स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। स्वरूप सूचक अर्थात स्वरूप धारण कर ले। कैसे? जिसके द्वारा पूर्व के वाक्य का स्पष्टीकरण बाद के वाक्य से किया जाए, उसे
स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। शब्द कौन कौन से ध्यान रखने, अर्थात, यानी, मानो इत्यादि, ये शब्द मिलेंगे तो समझ जाना कि कौन सा हो जाएगा, स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखो मैं अहिंसावादी, यानी मिल गया तुम्हारे हाथ फूल जैसे, अर्थात मिल गया है ना। श्याम इतना अच्छा है मानो राम है, मानो मिल गया। ऐसा लगा मानो बम फट गया, मानो मिल गया। क्या क्या चाहिए, अर्थात, यानी, मानो। ये शब्द जब जब बीच में मिल जाएं, जब जब दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करें, प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य जोड़ा गया हो और बीच में शब्दों यानी, अर्थात, मानो, तो समझ जाने को है स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पहचान में आ रहा है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर। आगे बढ़ूं, चलिए भैया आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हुआ, उद्देश्य सूचक। देखो उद्देश्य क्या होता है, आराम से समझो। अव्यय के बाद आने वाले वाक्यांशों के उद्देश्य को सूचित करना ही उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। देखो जैसे ता के शब्द हुआ, जिससे शब्द हुआ, इसलिए शब्द हुआ, कि शब्द हुआ, आदि शब्द। कुल मिला के मैं समझाऊं ना तो कुल मिला के बात है ता के शब्द की। घुमा फिरा के सारे शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा, ता के शब्द से निकलेगा। ठीक है, देखो जैसे मैं अपना गृह कार्य कर लिया हूं ताकि शाम को खेल सकूं, तो क्या मिल गया, ताकि शब्द मिल गया। मैं दौड़ा ताकि गाय को पकड़ सकूं, ताकि शब्द मिल गया। प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता हूं जिससे, अच्छा एक बात सोचो, इस जगह ताकि लगा दूं तो वाक्य नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता हूं ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो अगर कोई नया शब्द भी लगा हुआ है तो आप ये देखना कि ताकि लगाया जा सकता है। अगर ताकि शब्द लगाया जा सकता है तो वह क्या हो जाएगा, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। बढ़ूं आगे, चलिए बढ़ियो। तो इस प्रकार से हमने समुच्चय बोधक अव्यय को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिनिमम समय में इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं इसमें कुछ चीजें आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनका काम उपवाक्यों अथवा वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ना है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके 2 प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, शब्द से शब्द जोड़ा जाएगा, वाक्य से वाक्य, उपवाक्य से उपवाक्य, है ना, ये जोड़े जाएंगे। और व्यधिकरण में प्रधान वाक्य होगा, उसी पर आधारित आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, समानाधिकरण के 4 प्रकार हैं। एक है संयोजक। संयोजक का काम है जोड़ना, और, तथा, एवं, ये सब संयोजक हैं। विभाजक या वैकल्पिक, या शब्द हुआ, अथवा शब्द हुआ, ये सब क्या है, विभाजक या वैकल्पिक है। विरोध दर्शक, लेकिन, किंतु, परंतु, वरन, ये सब विरोध दर्शक है। परिणाम दर्शक, क्योंकि, इसलिए, अतः, अतएव, ये सब परिणाम दर्शक है। फिर आता है व्यधिकरण के 4 प्रकार। कारण सूचक, कारण पता होगा, क्योंकि, क्यों, ठीक है, ये सब कारण सूचक है। संकेत सूचक, कुल मिला के अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ आते हैं संकेत सूचक में। स्वरूप सूचक, अर्थात, यानी, मानो, ये शब्द मिलेंगे। उद्देश्य सूचक हमेशा ताकि अथवा कोई और शब्द मिलेगा जिसको ताकि शब्द से बदला जा सकता है। क्लियर है, इस प्रकार से हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने 2 छोटी वीडियो रखी हैं। बाकी मैं इसके कुछ सवाल भी लेके आ जाऊंगा जिससे मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इस थ्योरी को और थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास कर सकूं। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में।
तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।